नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। रांची में उग्रवादियों ने क्रशर में उत्पात मचाया, हाईवा समेत 3 गाड़ियों को जलाया, फायरिंग भी की। एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची के पिठोरिया में उग्रवादियों ने क्रशर में जमकर उत्पात मचाया। वहां खड़े हाईवा समेत कई वाहनों को आग लगा दी। सूचना है कि उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है। आप सबको बता दो कि इन उग्रवादियों ने क्रशर प्लांट में कार्यरत 3 हाईवा, 1 लोडर और 1 डीजे को फूंक दिया। मौके पर काम कर रहे मजदूर ने बताया कि क्रशर प्लांट की पूर्व दिशा से पैदल 4-5 नकाबपोश हथियारबंद वहां पहुंचे। वहां काम कर रहे लोगों से कहा कि काम बंद कर दो। इसके बाद ड्राइवर को गाड़ी से उतारा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ करवाया। इसके बाद मोबाइल छीनकर वाहनों पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। इन उग्रवादियों ने कहा कि हम लोग कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान के आदमी हैं, क्रशर के मालिक से कह देना यहां पर काम नहीं करने का। इतना कहने के बाद वहां काम कर रहे मजदूरों से 6 मोबाइल ले लिए और वापस लौट गए। काम कर रहे लोगों ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना मालिक को दे दी है। पीएम मोदी के बयान पर झारखंड विधानसभा में झामुमो और कांग्रेस का हंगामा, सदन 12 बजे तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर झारखंड विधानसभा में शनिवार को यानी कि 2 फरवरी को जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं दुमका जिले में स्पेन की महिला से बलात्कार का मामला भी सदन में उठा। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आप सबको बता दूं कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शुक्रवार को झारखंड आए थे। उन्होंने जिस तरह की बातें की, उतनी स्तरहीन बातें कोई पंचायत स्तर का नेता भी नहीं करता। उन्होंने पूरे झारखंड के लोगों का अपमान किया है। वहीं प्रदीप यादव ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की भी मांग की है। इधर प्रदीप यादव के बयान के समर्थन में इरफान अंसारी और अकीला समेत कई विधायक बेल में घुस गए। सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से पीएम मोदी के बयान के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया है। झारखंड हुआ शर्मसार, स्पेन की महिला पर्यटक से दुमका के हंसदिया में सामूहिक बलात्कार, सदन में उठा मुद्दा। झारखंड की उपराजधानी दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलग अलग बाइक से पति के साथ टूर पर निकली स्पेन की महिला से शुक्रवार की देर रात सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। घटना के बाद 28 साल की इस स्पेनिश महिला को सरैयाहाट सीएचसी में भर्ती कराया गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में यह मुद्दा उठा। विधायक अमित मंडल ने कहा कि दुमका की इस घटना से झारखंड शर्मसार हुआ है। आप सबको बता दूं कि यह घटना हंसदिया थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के पास बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात एसपी पीताम्बर सिंह खिरवार घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला के साथ मारपीट भी हुई। सरैयाहाट सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद उसे दुमका ले जाया गया। महिला बाइक से ही सरैयाहाट से पुलिस की सुरक्षा में दुमका पहुंची। जानकारी के अनुसार स्पेन की यह महिला अपने पति के साथ बाइक से टूर पर निकली थी। वह दुमका के रास्ते भागलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान रात के करीब 12 बजे वह हंसदिया बाजार से पहले एक सुनसान जगह पर टेंट लगाकर सो गई। वहीं आसपास के कुछ युवक पहुंचे और उससे गैंगरेप किया, उसके साथ मारपीट भी की। जेएसएससी ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 के लिए परिणाम जारी किए। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 परीक्षाफल जारी कर दिया है। जेएसएससी ने परीक्षा के परिणाम शनिवार यानी कि आज 2 मार्च 2024 को जारी किया है। जारी परीक्षाफल में रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के पदों पर मेधा सविकल्प के आधार पर अनुक्रमांकवार परीक्षाफल प्रकाशित किए गए हैं। परीक्षा परिणामों को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। साहिबगंज के राधानगर में खाना बनाने के क्रम में लगी भीषण आग, 5 घर जलकर हुआ राख। साहिबगंज जिले के राजमहल में राधानगर थाना क्षेत्र के राधानगर मुस्लिम टोला में शनिवार यानी कि आज 2 मार्च 2024 के दोपहर को खाना बनाने के क्रम में अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 5 घर जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान होने की बात की जा रही है। जानकारी के अनुसार कासिम शेख, सनाउल शेख, कालू शेख, साइमा खातून, रशीद खातून और उजिमा खातून का घर जलकर राख हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी होगी, क्योंकि लोगों ने ब्लास्ट की आवाज सुनी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
आग की लपटें शांत होने के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी। घटना में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आग लगने के बाद बगल के ही एक पोखर में पंपिंग सेट जोड़कर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इधर जो है ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी थी। धनबाद से आकर बागोदर में बेच रहा था अवैध लॉटरी टिकट, 3 हुआ गिरफ्तार, 1200 टिकट हुआ बरामद। गिरिडीह जिले में धनबाद से आकर अवैध लॉटरी टिकट बेचने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बागोदर थाना की पुलिस ने बागोदर में बस स्टैंड के समीप छापामारी कर 1 लाख रुपए के मूल्य के करीब 1200 अवैध लॉटरी टिकट के साथ इसकी बिक्री करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लॉटरी टिकट बेचने वाले धंधेबाजों में धनबाद जिले के गोविंदपुर के लाल बाजार का रहने वाला मोहम्मद गुफरान, अप्पू सोनार और पंकज रवानी शामिल है। इन तीनों को पुलिस ने बागोदर स्थित बस स्टैंड से रंगे हाथ अवैध रूप से लॉटरी टिकट बेचने के दौरान पकड़ा है। झारखंड में आज रात से उमड़ने लगेंगे बादल, 3 जिलों के लिए चेतावनी जारी, कई जगह वज्रपात की है आशंका। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आज 2 मार्च की देर रात से झारखंड के आसमान में बादल उमड़ने लगेंगे। इसका असर 3 मार्च को सुबह के वक्त हल्की बारिश के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में यह बदलाव उत्तर भारत में बने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगा। इस दौरान पलामू, गढ़वाल, लातेहार में ओलावृष्टि की भी संभावना है, जबकि अन्य इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। 4 मार्च को मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। उस दिन कुछ भागों में गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है, जबकि 5 मार्च को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 3 मार्च के लिए मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की है। इस दिन पश्चिमी और मध्य भाग में गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इस दौरान पलामू, गढ़वा और लातेहार में ओलावृष्टि की संभावना है। इसको देखते हुए किसानों से फसलों के बचाव से जुड़े उपाय सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। लिहाजा 3 मार्च और 4 मार्च को सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद 6 मार्च को आंशिक बादल नजर आएंगे, लेकिन 7 मार्च से मौसम साफ हो जाएगा। फिलहाल अधिकतम तापमान जो है 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। बादल आने पर न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा तापमान पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 और 4 मार्च को उत्तर पश्चिमी इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना की वजह से सावधानी बरतने की जरूरत है। दुमका संसदीय क्षेत्र में इस बार होगी कांटे की टक्कर, मोदी मैजिक और हेमंत सोरेन का जेल जाना बनेगा मुद्दा। दुमका संसदीय क्षेत्र में कांटे की टक्कर होगी। इस सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और झामुमो के बीच होगा। भाजपा सीट बचाने के लिए तो झामुमो वापसी के लिए संघर्ष करेगा। मोदी मैजिक के जरिए भाजपा नैया पार लगाने की कोशिश करेगी, तो झामुमो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद इस मुद्दे को लेकर चुनाव दंगल में बिगुल फूंक चुका है। दोनों दलों के लिए दुमका सीट प्रतिष्ठा का विषय होगी। आप सबको बता दूं कि 2019 में 8 बार दुमका से सांसद रह चुके शिबू सोरेन को भाजपा के सुनील सोरेन ने हराया था। झामुमो छोड़कर भाजपा में गए सुनील सोरेन ने 14 साल पहले 2005 में भी शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को चुनावी घमासान में पराजित किया था। हालांकि 2009 और 2014 के चुनाव में वह शिबू सोरेन से मात खाते गए थे, लेकिन दोनों ही बार जीत का अंतर ज्यादा बड़ा नहीं था। 2014 में त्रिकोणीय मुकाबला होने से मोदी लहर के बावजूद शिबू सोरेन अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहे थे। तब जेवीएम उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी भी चुनावी दंगल में थे। झारखंड में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले में राहुल यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले में राहुल यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। खनन घोटाले में आरोपित किया जाने वाला वह 8वां अभियुक्त है। खनन घोटाले के फरार अभियुक्त राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के बेटे राहुल यादव को ईडी ने 17 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। वहीं खनन घोटाले में साहिबगंज के तत्कालीन उपायुक्त राम निवास यादव के ठिकानों पर छापामारी हो चुकी है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि साहिबगंज में अवैध खनिजों की ढुलाई से अर्जित पैसों से माया हॉलिडे इन नामक कंपनी बनाई है। इस कंपनी में राहुल यादव और सुनील यादव पार्टनर हैं। इस कंपनी के माध्यम से व्हाइट हाउस नामक होटल का कारोबार किया जाता है। आप सबको बता दूं कि सुनील यादव के खिलाफ इससे पहले अवैध खनन के मामले में ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। उस पर अवैध खनन से अर्जित धन के सहारे सिंह वाहिनी नामक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने और अवैध खनिजों की ढुलाई करने का आरोप भी है। ईडी ने राहुल यादव के खिलाफ दायर आरोप पत्र में माया हॉलिडे इन नामक कंपनी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है। सदन में बोले आलमगीर आलम, केंद्र ने रोका पीएम आवास तो शुरू किया गया आबुआ आवास।
झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर विभागवार चर्चा 2 दिनों तक चली। अंतिम दिन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अनुदान मांग पर 73 करोड़ 87 लाख 4 हजार का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद बचे हुए सभी विभागों का बजट एक साथ पारित करा दिया गया। विनियोग विधेयक भी ध्वनिमत से पारित हो गया। अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य को 2021 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना देना बंद कर दिया था। इसके लिए तत्कालीन मंत्री हेमंत सोरेन ने भारत सरकार को पत्र लिखा था। इसके बावजूद केंद्र सरकार से कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में हम झारखंड के लोगों को बिना आवास के नहीं छोड़ सकते थे। भारत सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड के 8 लाख लोगों को आवास दे रही थी। जब भारत सरकार ने राशि देना बंद किया तो हम लोगों ने आबुआ आवास योजना शुरू की। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन जमा कराया। करीब 20 लाख लोगों ने आवास के लिए आवेदन दिया। हम लोगों ने तय किया है कि सभी लोगों को सरकार आवास देगी। चालू वित्त वर्ष में 2 लाख लोगों को आवास दिया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष में 4.5 लाख लाभुकों को आवास दिया जाएगा। इसे 2028 तक जारी रखेंगे। श्री आलम ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है। सहायक आचार्य मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला समय। झारखंड प्रारंभिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट और पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने प्रतिवादी राज्य सरकार और झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों संघ का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने दोनों प्रतिवादियों को हल्फनामा दायर करने के लिए समय प्रदान किया। साथ ही मामले की फाइनल सुनवाई अब 4 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व झारखंड सरकार और सीटेट उत्तीर्ण संघ की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। वहीं प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में उन्होंने बताया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में पीआईएल में आदेश पारित किया था। सीटेट उत्तीर्ण और पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार झारखंड हाईकोर्ट के पास नहीं है। यह गलत है। झारखंड के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा संथाली, खोरटा, नागपुरी हो, कुरमाली आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है। लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। जब सीटेट पास शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में होगी तो उन्हें स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन होगा। उल्लेखनीय है कि जेटेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार और अन्य 16 प्रार्थियों की ओर से एसएलपी दायर की गई है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।